आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 19 जुलाई बुधवार का दिन। मेरा नाम खुशबू कुमार है और आप सुन रहे हैं आज का दिन पॉडकास्ट। कल सुबह बेंगलुरु में तय हुआ कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम इंडिया होगा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। तो शाम को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को नए सिरे से डिफाइन कर दिया। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। सभी का विश्वास एनडीए पर है। प्रधानमंत्री के कल से लगभग पौने 1 घंटे के भाषण का लबोलुआब क्या रहा? इंडिया वाले दिन एनडीए को याद करना क्या बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी है? और हाँ, कभी अकेले 50% से भी अधिक वोट लाने का ख्वाब देखने वाली बीजेपी ने क्या अब अपने हाथ थोड़े पीछे खींच लिए हैं? इस पर बात करेंगे। फिर बात डेटा प्रोटेक्शन बिल की होगी। कुछ एनजीओ इस बिल के प्रावधानों से इतना खफा क्यों नजर आते हैं? प्राइवेसी के नाम पर क्या सरकार आरटीआई कानून का गला घोट रही है? समझेंगे। और चलते चलते जिक्र पाकिस्तान का होगा। शहबाज शरीफ सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से महज 4 दिन पहले क्यों पाकिस्तान की संसद को भंग करना चाहती है? इसके पीछे की सियासत क्या है? उस पर आएंगे, लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनते हैं सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। राहुल की सांसदी जाने और अदानी मामले पर सदन का बायकॉट कर सकता है विपक्ष। सोनिया और राहुल गांधी के प्लेन की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग। बेंगलुरु से लौटते समय आई तकनीकी खराबी। चंद्रयान 3 को एक और ऑर्बिट ऊपर पहुंचाया गया। 2 और कोशिशों के बाद चांद के कक्ष में पहुंचेगा। हिमाचल में 6 दिन बारिश से राहत नहीं, 96 घंटे के लिए येलो अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता से तलवाड़ को दी गई अंतिम सुरक्षा बढ़ाई। गुजरात दंगे से जुड़े मामले की सुनवाई आज। मई 1998 में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में हुआ था, जब बीजेपी को राजनीतिक तौर पर अछूत समझा जाता था और कई दल उनके साथ गठबंधन से परहेज करते थे। वाजपेयी, आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं ने क्षेत्रीय दलों को भरोसे में लेकर एक गठबंधन की रूपरेखा तय की। 18 मई को इसी बरस जब अलायंस का 25 साल पूरा हुआ तो वो दिन बहुत ही खामोशी में बीत गया। शायद ही कोई उस दिन एनडीए का नाम लेवा था, लेकिन फिर दिन बदला। तारीख 18 जुलाई आई। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एनडीए को याद किया, बल्कि 2024 के चुनाव में वो किस भूमिका में होगी ये भी स्पष्ट कर दिया। 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं। तो जिस एनडीए की बात पीएम कर रहे थे, वो फिलहाल केंद्र की सरकार के अलावा 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार चला रही है। समय के साथ एनडीए के साथी भी बदले हैं। समता पार्टी, जो बाद में जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले इसका हिस्सा थी, वो अब विपक्षी लामबंदी की अगुआ है। एनसीपी, शिवसेना का एक धड़ा एनडीए के साथ है तो दूसरा उनके खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तकरीबन 47 मिनट तक एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद वहां पहुंचे छोटे बड़े दलों को और उनके बहाने देश को संबोधित किया। पीएम के भाषण में विदेश में भारत की वाहवाही का बखान भी था, सरकार की उपलब्धियां तो थी ही, विपक्ष पर बारीक तंज भी था। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं
कि ये गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। तो ये तो एक बात हुई, मगर पुराने कुछ भाषणों की रोशनी में कल के प्रधानमंत्री के भाषण को अगर हम सुने तो क्या उसमें कुछ अंतर भी था, या जो उनकी पार्टी का अप्रोच है वही कमोबेश एनडीए की बैठक में भी उन्होंने दोहराया। साथ ही विपक्ष ने तो मीटिंग के बाद एक नाम तय किया, इन्होंने भी कुछ डिसाइड किया है क्या, पूछा हमने इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हिमांशु शेखर से। कोई ऐसा कॉन्क्रीट अगर कहें कि मतलब कोई नया नाम हो, ऐसा नहीं है। ये एनडीए को ही मतलब बार बार दोहरा रहे हैं। और ये पीएम का भी जो स्पीच हुआ उसमें भी उन्होंने कहा कि एनडीए 25 साल का गठबंधन है, मतलब 25 साल इसके पूरे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बेंगलुरु में जिस नए गठबंधन की आधारशिला रखी गई है और जो एक शेप लेता हुआ दिख रहा है, उसके मुकाबले हमारा 25 साल का वेल टेस्टेड गठबंधन है। और हालांकि जैसे इंडिया नाम रखा कांग्रेस लेड जो अलायंस जो वहां पे बन रहा है बेंगलुरु में, वैसे इन्होंने एनडीए की नई परिभाषा दी कि न्यू इंडिया डेवलपमेंट एस्पिरेशन। तो वो लेकिन कोई अलग अलायंस नहीं है। तो ये एक तरीके से एनडीए का जो 25 साल का ये भरोसा, मतलब कि एक नए फॉर्मेशन, उसके मुकाबले एनडीए का 25 साल का भरोसा विथ अ वेल डिफाइंड लीडरशिप, और जिसका कि 9-10 साल का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जो ये बार बार दोहरा रहे हैं। क्योंकि पीएम का स्पीच अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने बार बार उसमें यही बात दोहराई है कि कैसे हमने क्या क्या किया, कैसे डीबीटी को लेकर के चर्चा की कि इतने लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए। ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया की इमेज मजबूत होने की, या नरेंद्र मोदी को एक इंटरनेशनल लेवल पे एक लीडर के तौर पे कैसे देखा जा रहा है, जो बीजेपी बार बार कहती है, उस बात को भी अंडरलाइन किया पीएम ने कि दूसरे देशों के, यूरोपियन कंट्रीज के में बुलाया जा रहा है भारत के नेताओं को। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनको लगता है कि 2024 में यही सरकार आने वाली है। तो आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के आर्किटेक्चर को भी अंडरलाइन कर रहे हैं वो, और अपनी सरकार के अचीवमेंट को भी। और एक चेंज के नाते मैं ये कहूंगा कि सबसे सिग्निफिकेंट जो पीएम के स्पीच में है, उन्होंने ये कहा कि एनडीए जो है वो 2024 में 50+ से ज्यादा वोट शेयर होगा एनडीए के पास। अभी से थोड़े दिन पहले तक बीजेपी ये बात कहती थी कि बीजेपी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो ये मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि कहीं जो ज्यादा लक्ष्य जो बीजेपी के लिए रख रहे थे, अब उस लक्ष्य को उन्होंने पूरे एनडीए का लक्ष्य बना दिया है। अच्छा हिमांशु, एक चीज़ ये बताइए कि 18 मई को ही पार्टी एनडीए के सिल्वर जुबली कहें या फिर 25 बरस को याद कर सकती थी, लेकिन 18 जुलाई को, वो भी 38 दलों के दमखम के साथ, क्या ये कोई पॉलिटिकल कंपल्शन, एक राजनीतिक मजबूरी है, या फिर ये कोशिश पहले से ही चल रही थी, बस उसे एक मंच कल मिल गया? देखिए, एनडीए के एक्सपेंशन की कोशिश तो पिछले 3-4 महीनों से एक्टिवली चल रही थी। क्योंकि आज अगर 38 दल एक साथ आके खड़े हो जा रहे हैं तो ये रातों रात का नतीजा नहीं हो सकता। मतलब इसके पीछे कुछ महीनों का तो जरूर काम हुआ है। और हमने इंडिया टुडे में भी स्टोरी की, बाकी जगह पे भी स्टोरी जाएंगे, कैसे एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए अलग अलग पार्टियों से बात हो रही थी, लगातार बात हो रही थी। हाँ, लेकिन जो आपने 18 मई और 18 जुलाई की जो बात की है, तो निश्चित तौर पे जो 23 जून को विपक्ष की बैठक होती है पटना में, और उसके बाद इस बैठक के साथ ही बेंगलुरु में जो बैठक हो रही थी, तो वो उससे कॉन्टेक्स्ट तो जरूर मिला है। और ये कहना, मतलब ये कोई कहे कि नहीं ये तो एनडीए, मतलब इनको ऐसा करना ही था, एनडीए को सेलिब्रेट करना ही था, ऐसा नहीं है। ये अभी के जो इवेंट, अभी का जो अब की जो बैठक है, उसको एक कॉन्टेक्स्ट तो विपक्ष के बैठक से ही मिला है। लेकिन जो एनडीए अभी दिख रहा है वो रातों रात का क्रिएशन नहीं है, उसके पीछे कई महीनों के इससे काम किया गया है। और हाँ, अभी की बदली हुई परिस्थितियों में निश्चित तौर पे जब 9-10 साल की सरकार के बाद आप जब वोट मांगने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक आपके मन में डर होगा कि जो इनकम्बेंट सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी होगी उसके खिलाफ। तो ये लोगों के मन में है। बीजेपी के भी नेताओं से अगर आप बात करिए तो उनके मन में भी ये बात कहीं ना कहीं आती है। खासतौर पर हिमाचल और कर्नाटक में जिस तरीके से चुनाव हारी है बीजेपी, तो एक मन में तो है कि कोई ये चीज कहीं कमजोर ना पड़ जाए। तो बीजेपी मतलब अब ऐसी पार्टी है ना कि कोई भी कोना वो अपना छोड़ना नहीं चाहती है। उसको लगता है कि नहीं, इनको ले आओ, उनको ले आओ, उसको करके अपना पक्का हो जाएगा जितना। तो वो उस रास्ते पे मतलब वो जाना ही चाहते हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं किसी, उसके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो निश्चित तौर पे एक कॉन्टेक्स्ट तो है और एक कंपल्सन भी है अभी की। ये थे इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हिमांशु शेखर। लखपति, करोड़पति, अरबपति भी उसके सामने नतमस्तक हैं, जो इस दौर का डेटापति है।
डेटा की अहमियत कुछ यूँ समझिए कि गूगल, जहां हम आप हर छोटी बड़ी बात जानकारी जानने जुटाने पहुंच जाते हैं, वो किसी सामान का उत्पादन नहीं करती, लेकिन उसके पास आम से लेकर ख़ास लोगों का डेटा है। और फिर इसके बदौलत उसका जो कारोबार है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। डेटा की चोरी लीक होने की खबरों के बीच भारत सरकार डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक बिल ला रही है। कैबिनेट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी भी दे दी है और कहा जा रहा है कि सरकार कल से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में इसे पास कराने की कोशिश भी करे। इस बिल में किस तरह के प्रावधान हैं, सोशल मीडिया समेत डिजिटल कंपनियों पर इसके आने के बाद नकेल किस तरह का कसा जा सकेगा, इसको लेकर कुछ सवाल हैं। कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ने उठाए हैं तो कुछ अलग अलग एनजीओज ने। NCPRI यानी नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो 1996 से ही सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने सरकार के सामने ये चिंता भी जाहिर की है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के कुछ प्रोविजंस पहले से चले आ रहे सूचना के अधिकार कानून RTI को कमज़ोर कर सकते हैं। तो क्या प्रोविजंस हैं वो, पूछा हमने RTI एक्टिविस्ट और फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैलेश गांधी से। डेटा प्रोटेक्शन बिल में 2 प्रोविजन है जो RTI को असर करते हैं। 32 में सब पर्सनल इंफॉर्मेशन को मना कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान रखा है। अभी जो 81J एग्जम्पशन है सूचना के अधिकार में, वो बहुत सोच समझ के वर्डिंग दी है। पार्लियामेंट ने बहुत अच्छी तरह इसको एस्टेब्लिश किया है। तो वो छोटा करके सब व्यक्तिगत सूचना मना की सकती है और व्यक्ति को डिफाइन किया गया है DPDP बिल में। गवर्नमेंट भी पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है, इंडिविजुअल भी पर्सन है, व्यक्ति भी पर्सन है। तो ये सब चीजें अगर मना की तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन की बजाय राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन बन जाएगा। दूसरी बात है 29(2) में ये कहा है कि ये बिल ओवरराइड करेगा सब अब तक के कानून को, तो राइट टू इंफॉर्मेशन को भी वो ओवरराइड करेगा। मतलब आदमी को सोचना पड़ेगा सूचना के अधिकार में कुछ भी सूचना देने के बारे में कि भाई ये DPDP बिल को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा या नहीं। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है, जिससे PIOs मना ही करेंगे, क्योंकि अगर फाइन भी भरना है तो DPDP बिल में तो लाखों में फाइन जा सकता है, सूचना के अधिकार में फाइन 25,000 के ऊपर नहीं है। और सबसे महत्व की बात है, ये लोकशाही को पीछे हट ले जाने वाली बात है। और प्राइवेसी की नाम पे जो इतना ढकोसला हो रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ 5% या 7% लोगों को प्राइवेसी से कोई मतलब लेना देना नहीं है, कि प्राइवेसी कोई हर्ट नहीं हुई है। 18 साल में सूचना का अधिकार कानून चला है, लोगों ने इस्तेमाल किया है, नागरिकों ने इस्तेमाल किया है और सचमुच इस देश के मालिक है, ये सरकार उनकी है, ये रिकॉर्ड जो सरकार रखती है वो उनके लिए है, ये समझ में आ गया है। और सबसे बड़ी बात है, भ्रष्टाचार को कुछ हद तक ये दबाव में रखने के काम कर रहा था, इसको अगर बदल देंगे तो पूरा चीज उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और ये कानून शायद 5% लोगों को फायदा करेगा, 95% के लिए ये नुकसान वाला होगा। लोकशाही के लिए बहुत खतरे वाली बात है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार ये 2 प्रावधानों को निकाल दे। शैलेश जी, 6-7 महीने पहले भी हमने बात की थी जब RTI पर, तब कुल 22,238 शिकायतें और दूसरी अपील पेंडिंग थे। सरकारी मशीनरी का ढुलमुल रवैया, जानबूझकर शिकायतों की अनदेखी जैसी कई वजहों पर लगातार बात भी होती रही है। तो आप ओवरऑल अभी RTI को किस हाल में देखते हैं? हकीकत यह है कि जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में पैसा है, पावर है, उनको सूचना का अधिकार पसंद नहीं आता है। ये जो 25-30 हजार पेंडेंसी की बात कर रहे हैं, ये 10 साल पहले मैं बोल रहा था कि ये इतना हो जाएगा कि हैंडल नहीं कर पाएंगे कमीशन। आज सूचना के अधिकार में सूचना कई बार 1 साल 2 साल बाद मिलती है कमीशन के जरिए। तो ये तो इतिहास का अधिकार बन गया है, सूचना का अधिकार न रह के। और मेन मुद्दा ये है कि ये लोकशाही को एक्टिव बनाने वाला कानून है, दुनिया के सबसे बेहतर कानूनों में से एक है, जिसको ये बदलाव के साथ वो कंज्यूमर एक्ट जैसा बना देंगे। कानून रहेगा, कमीशन रहेंगे, जनता को कोई फायदा नहीं होगा, अपनी लोकशाही को कोई फायदा नहीं होगा, भ्रष्टाचार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर हम करना चाहते, मेरे ख्याल से ये गलत डिमांड रही है कुछ प्राइवेसी वालों की तरफ से कि प्राइवेसी अमेरिका जैसी या दूसरे देशों जैसी होनी चाहिए, जबकि अपना दूसरा ढांचा उसके बराबर नहीं है। भ्रष्टाचार रोकने को, गलत काम करे उसको दंड देने को अपनी प्रक्रिया बहुत ही स्लो है। तो ये सूचना का अधिकार सचमुच नागरिकों को एम्पावर करता है, जिसको हम स्वराज कह सकते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कह सकते हैं। उसका ये उदय होने की संभावना है, मगर वो खत्म हो जाएगी अगर ये बदलाव लाए गए तो। ये थे RTI एक्टिविस्ट और फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैलेश गांधी। और अब चलिए उस देश जहां डेटा की बात छोड़िए, आटा तक का संकट है।
वहाँ हर घड़ी बस समेटा जा रहा होता है, कभी इनका कभी उनका किया धरा। पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद पिछले 1 बरस में लगातार कर्ज की मार, भयंकर गरीबी, भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर सियासी उथल पुथल के सवालों से जूझता रहा है। अभी भी IMF से करार हो जाने के बाद परिस्थितियां बहुत बदली नहीं हैं। इस बीच खबरें हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई में चल रही गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नेशनल असेंबली भंग करने जा रही है। बहुत जल्द राष्ट्रपति से मिलकर संसद भंग करने की सिफारिश की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जब मौजूदा सरकार का कार्यकाल ऑलरेडी 12 अगस्त को समाप्त हो रहा है, तो ऐसे में इसे ठीक 4 दिन पहले 8 अगस्त को संसद भंग करने के बाद क्यों हो रही है? नेशनल असेंबली भंग करने से सरकार को क्या फ़ायदा है? यही पूछा हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। देखिए, जैसा कि मुझे अंदेशा हो रहा है, हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी पाकिस्तान में तो फोनी है या नाम के लिए ही है। तो अब मिलिट्री का अलायंस जो है वो शहबाज शरीफ यानी शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ और जरदारी के साथ हो गया है कि अगले इलेक्शन में आ पाएंगे। जिस तरह 2018 में इमरान खान की पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी PTI जो पावर में आई थी, तो भी एक तरह का अरेंजमेंट था आर्मी और इमरान खान में कि वो सत्ता में आएंगे। इसी तरह इस बार का अरेंजमेंट भी इसी विला पे हुआ है। और पाकिस्तान के संविधान में जो या इलेक्शन कमीशन के जो नियम है उसमें है कि टेन्योर खत्म होने के 60 दिन बाद, अगर नेचुरल टर्म में कोर्स में टेन्योर खत्म होता है पार्लियामेंट का, सदन का, तो वो 60 दिन में चुनाव होते हैं। अगर उसके 3-4 दिन पहले या उसके पहले कभी भी भंग किया जाए तो 90 दिन में चुनाव होते हैं और इस बीच एक न्यूट्रल सरकार पावर में आती है। तो जाहिर है 12 को खत्म हो रहा है, अगस्त 12 को खत्म हो रहा है पाकिस्तान सदन का पूरा जो कार्यकाल है। उसके कुछ दिन पहले कयास ये लगाया जा रहा है कि 8 अगस्त को भंग कर दिया जाएगा। तो उनको 90 दिन का समय मिलेगा। इस बीच नवाज शरीफ के भी आने की सूचना है और जब वो आएंगे तो जाहिर है एक पॉलिटिशियन जब आएगा तो वो पॉलिटिक्स करेगा और वो जो अभी का कोएलिशन है जरदारी साहब और शरीफ फैमिली का, उसको आगे बढ़ाएगा। तो जिस तरह के अब तक के आसार है उस पे यही लग रहा है कि कहीं खिचड़ी पक रही है कि नवाज शरीफ PMLN और PPP मिलके अगली सरकार भी बनाएंगे और इमरान खान को इस प्रोसेस से दरकिनार किया जाएगा। और हमने पहले भी देखा है इमरान खान के कई सारे पार्टी के जो वर्कर्स थे या लीडर्स थे, उन्होंने वो तो या तो जेल में भेज दिए गए हैं या उन्होंने पॉलिटिक्स ही से संन्यास लिया है। कुछ एक पार्टी बदल कर दूसरी पार्टियों में भी चले गए हैं। अमिताभ जी, इमरान खान को लेकर भी कई एक सवाल हैं। आर्थिक अस्थिरता का आलम तो हम और आप जानते ही हैं। तो क्या उस दिशा में बेहतरी की कोई उम्मीद या जनता को इन पचड़े से आगे भी नुकसान ही होना है? देखिए, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसका सबसे गलत इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की आवाम को फेस करना पड़ रहा है, हम सब जानते हैं। और खुद शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया है 2-3 दिन पहले, जब वो इसी दरमियान ये बात कर रहे थे, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए, पाकिस्तान पहले पड़ोसी मुल्कों के साथ compete करता था डेवलपमेंट में, आज वो हमको पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गए हैं। जाहिर है वो चीन को या ईरान को मीन नहीं कर रहे थे, भारत को ही मीन कर रहे थे। तो पाकिस्तान की आवाम को न कि एक मिस गवर्नेंस का प्रोसेस देखना पड़ रहा है, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस भी देखना पड़ रहा है जिसमें उस सारी जनता को उनके मिस गवर्नेंस का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और उसके लिए वो जिम्मेवार सिर्फ वहां के पॉलिटिशियंस हैं, वहां के हुक्मरान हैं, वहां की आर्मी है, जिसको पाकिस्तानी इदारा कहते हैं यानी एस्टैब्लिशमेंट है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अमिताभ सिंह। और अब वक्त हो गया है देश दुनिया में छपी अखबारों की बड़ी खबरों को जानने का। मेरे साथ सूरज कुमार मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। खुशबू, गुड मॉर्निंग। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में पलट रहा था, लेकिन उससे पहले मेरी नज़र पड़ गई एक प्रचार पे। कर्नाटका सरकार का एक प्रचार है। आपको याद होगा जब कांग्रेस चुनावी कैंपेन कर रही थी, उस दौरान उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो हर महीने महिला हेड जो होंगी परिवार की, उन्हें 2000 रुपये महीना दिया जाएगा, ये भत्ता है। उसी को लेकर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है और इसे बोल्ड स्टेप महिलाओं की आत्मनिर्भरता में बताया जा रहा है। यह टैगलाइन दिया गया है इस प्रचार का। बहरहाल अब हम खबरों पे आते हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया से ही शुरुआत करते हैं।
26 अपोजिशन पार्टी फोर्स ज्वाइन कर चुकी है। इसे दिया गया है नाम इंडिया का, INDIA, और इसे मोदी बनाम इंडिया बताया जा रहा है। हिंदुस्तान अखबार भी इसे NDA बनाम इंडिया कह रहा है। हालांकि जो बीजेपी है वो इसे परिवारवादियों और कट्टर भ्रष्टाचारियों का जमघट बता रही है। तो क्योंकि एक जमघट कल उनकी भी हुई थी तो बात उस पर भी बनती है। 38 दल NDA के जो हैं वो कल आए, मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरी बार NDA की सरकार बनने जा रही है। अब इसी को लेके ना इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल है JJP को लेकर, जननायक जनता पार्टी। हरियाणा में ये बीजेपी की अलायंस पार्टी। आपको याद होगा कि हरियाणा से लगातार ये खबर आ रही है कि JJP के साथ बीजेपी के संबंध अच्छे नहीं हैं। कई बार तो लीडर्स, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देखिए अभी फाइनल नहीं कर सकते कि आने वाले चुनाव में हम JJP के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये भी कहा गया कि अगर JJP बीजेपी के साथ रहेगी तो उसे किसानों का वोट नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए जो चौटाला साहब हैं, दुष्यंत चौटाला, उन्होंने बीजेपी का साथ बनाए रखा क्योंकि अभी डिप्टी CM भी हैं हरियाणा में, तो हो सकता था कि पद छोड़ना ना चाहते हो। बहरहाल जो भी हो, JJP फिलहाल बीजेपी के साथ खड़ी है। अब अगली खबर पे आते हैं। कुश्ती महासंघ के चुनाव पर से रोक हटा दी गई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। महासंघ का चुनाव 11 जुलाई को होना था, लेकिन असम कुश्ती संघ की याचिका के बाद जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसने चुनाव पर रोक लगा दी थी। अब अगली तारीख का इंतजार है कि ये चुनाव अब कब होगा। चुनाव से याद आया, हिंदुस्तान टाइम्स की ना सेकंड लीड स्टोरी में देख रहा था कि दिल्ली कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है बृजभूषण शरण सिंह को और उनके जो सचिव हैं विनोद तोमर, उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट केस में। एक तस्वीर भी है जो अखबार ने छाप रखी है कि वो हाथ हिलाते हुए कोर्ट से बाहर जा रहे हैं। और एक राहत की खबर यह है, जल स्तर था यमुना का वो खतरे के निशान से नीचे आ गया है। नवभारत टाइम्स में आपको इसकी स्टोरी मिल जाएगी। रात के 8 बजे तक कल यमुना 205.30 मीटर पर पहुंची है। जी, और कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जनसत्ता अखबार पर कुछ आंकड़े देख रही थी जो बहुत निराश करती है। ये संसद के 3 सत्रों का आंकड़ा है, जिसमें से राज्यसभा में प्रश्नकाल में उठाने के लिए जो भेजे गए सांसदों के प्रश्न थे, उसमें से ऑन एन एवरेज करीब 14% जो सवाल हैं उसको अस्वीकार कर दिया। ये राज्यसभा सचिवालय की ओर से आंकड़े जो हैं वो दिए गए हैं, उनसे ये जानकारी मिली है। इसमें रक्षा मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, इन सभी से जुड़े जो सवाल थे। और शिक्षा मंत्रालय के कम से कम 1255 प्रश्न थे, उसमें से 100 सवाल जो है वो मंजूर नहीं हुए। स्वास्थ्य के मामले में 1284 प्रश्न थे, उसमें से 121 सवाल जो है वो अस्वीकार कर दिए गए। जी खुशबू, और मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। राहुल की सांसदी जाने और अदानी मामले पर विपक्ष बायकॉट कर सकता है। ये मॉनसून सेशन, कल से ये सेशन जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। कल जम्मू कश्मीर के पुंछ से खबर आई कि सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए हैं। और कल खेल की दुनिया से एक बड़ी खबर आई। 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उस पर संकट के बादल अभी फ़िलहाल मंडराने लगे हैं, क्योंकि विक्टोरिया सरकार ने बजट बढ़ने की वजह से इसकी मेज़बानी से इनकार कर दिया है। तो पहले मैं अभी फ़िलहाल ये जो खबर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पर देख रही हूँ। पहले ये बजट जो था वो 14,760 करोड़ था, लेकिन अब ये बढ़कर 39,360 हो गया है। दूसरी खबर वहीं पर टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में सूत्रों के हवाले से लगी है कि हो सकता है कि अब ऑस्ट्रेलिया ने तो इससे इनकार कर दिया है, तो जो गुजरात है वो शायद से कॉमनवेल्थ की मेज़बानी करने के लिए आगे कदम बढ़ा सकता है। खुशबू, अगर विदेशी खबरों पे आए तो मैं देख रहा था कि BBC में स्टोरी है कि ट्रंप ने यह दावा किया है कि एक दिन में खत्म होगी रूस यूक्रेन की जंग, और उन्होंने ये भी कहा है कि पुतिन और जेलेंस्की को वो फोन करेंगे और दोनों के सामने एक ऑप्शन वो रखने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है इस पूरे मसले पे। डोन वेबसाइट की ये स्टोरी ये है कि पाकिस्तान में 8 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग हो जाएगी। नवाज और जो जरदारी की पार्टियां हैं वो भी इससे सहमत है। नवंबर तक इलेक्शन मुमकिन बताए जा रहे हैं। और एक रिपोर्ट बता रही है BBC की कि दुनिया के सामने फिर से फूड क्राइसिस का खतरा बन सकता है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के साथ ब्लैक सी ग्रेन डील खत्म कर दी है। पुतिन ने यह कहा है कि हमारी सारी शर्तें मानो। अब पूरी बात यह है कि यूक्रेन फूड सप्लाई के मामले में दुनिया के अव्वल देशों में से एक है। ब्लैक सी से गुजरने वाले जो उसके ग्रेन शिप हैं उस पर रूस के हमलों का खतरा था, लिहाजा उसने सप्लाई रोक दी और इससे
चेन एंड सप्लाई कमजोर पड़ गई है। कई यूरोपीय देशों के अलावा अफ्रीका में भी लोगों के भूखे मरने का खतरा पैदा हो गया है। तो ये पूरा मसला है। और अब आखिर में आपको बता देते हैं 19 जुलाई का इतिहास। तो आज ही के दिन 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के जरिए देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1941 में आज ही के दिन बच्चों के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर टॉम एंड जेरी को अपना नाम मिला था। 1827 में क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म यूपी के फैजाबाद जिले में हुआ। तो ये था आज का दिन पॉडकास्ट। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।